नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से अभी पेट्रोल के भाव 91 रुपए के पास चल रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, आप अच्छा खासा कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो, किसी भी टीवी मीडिया पर वो बहस देख सकते हो जिसमें पेट्रोल के दामों पर कम और दूसरे फालतू कामों पर ज़्यादा चर्चा होती है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि आप 91 रुपये पेट्रोल का भाव को सहन कर सकते हो, वहन कर सकते हो। लेकिन देश में इतने हजारों गरीब हैं जो 91 रुपये पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है, 50 रुपये पेट्रोल का भाव भी वो सहन वहन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए आपको कोई देश की समस्या उठाने की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना जीवन जी रहे हो, वो अपना जीवन जिएंगे। उनको गरीबी में मरना है और हमको उन फालतू की बहसों में आनंद लेना है जिससे देश का, खुद का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का कोई भला नहीं हो सकता। लेकिन लो, आनंद लो, क्योंकि हमको ऐसा ही समय चाहिए। और दूसरा, अगर हम समय रहते उस टीवी चैनल को, मीडिया को, उन बहसों को देखना छोड़ेंगे तो वो देश की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, वरना खामियाजा तो एक न एक दिन भुगतना ही होगा। तो इसलिए बढ़ते हैं समाचारों की ओर, खबरों की ओर। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका भी फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के टीके को मंजूरी दे सकता है। अमेरिकी सरकार के एक सलाहकार पैनल ने फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्वीकृति की सिफारिश की है। पैनल ने कहा है कि टीके का संभावित लाभ इसके जोखिमों को कम करता है। गुरुवार को जनसुनवाई के बाद खाद्य औषधि प्रशासन के टीके और संबंधित जैविक उत्पाद सलाहकार समिति ने फाइजर और उसके जर्मन साथी बायोएनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन की सिफारिश करने के लिए वोट दिए। वहीं आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार यानी आज देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेगी, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी उपचार सेवाएं जारी रहेगी। शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई थी। आईएमए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गैर आपातकालीन और गैर कोविड मेडिकल सेवाएं ठप रहेगी। आईसीयू, दुर्घटना, मैटरनिटी होम्स और नवजात आईसीयू हमेशा की तरह इसमें काम करेगा। हड़ताल की वजह से न ही कोरोना इलाज प्रभावित होगा और न ही आपातकालीन सेवाओं पर इसका कोई असर पड़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश स्थित चिलहटी के बीच रेल मार्ग 55 साल बाद 17 दिसंबर को पुनः खोला जाएगा। भारत तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वर्ष 1965 में भारत तथा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद कूच बिहार स्थित हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के चिलहटी के बीच रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी। दिल्ली और मुंबई कोविड टीकाकरण अभियान के लिए कमर कस रहे हैं। प्राथमिकता वाले समूहों की सूची बनाने से लेकर कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना तक। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार लगभग 2 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों की सूची भेज रही है, जिन्हें पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। इनमें मेडिकल, पैरामेडिकल, स्वच्छता, सुरक्षा और एलोपैथिक, दंत चिकित्सा और आयुष सुविधाओं के मंत्रालय के प्रशासनिक कर्मचारी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे कोरोना वैक्सीन के प्रारंभिक राउंड में अन्य लोगों के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के करीब 50,000 लोगों को डोज दी जाएगी। इस संबंध में सीआरपीएफ प्रमुखों से अपनी इकाइयों के फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स का डाटा तैयार करने को कहा गया है। वहीं कोविड-19 महामारी ने देश के 75% शहरी नागरिकों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। इनमें से आधे लोगों को आर्थिक स्थिति पिछले साल के मुकाबले बदतर है। ब्रिटेन की शोध कंपनी कतर ने एक अध्ययन में कहा है कि मौजूदा माहौल में भारतीय अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सबसे बड़ी चिंता वित्तीय हालत को लेकर है। यह अध्ययन 15 राज्यों में 10,000 से अधिक शहरी उपभोक्ताओं से बातचीत पर आधारित है। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जादू टोना करने के शक में एक 60 वर्षीय एक महिला को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना में 2 अन्य महिलाओं को भी पीटा गया। हमारे समाज की मानसिकता आज भी जादू टोने के नाम पर हम मारते हैं, पीटते हैं और इतना मारते और पीटते हैं कि उसकी हत्या तक कर देते हैं। ये बहस का मुद्दा होना चाहिए कि अभी भी जादू टोने के नाम पर किस तरह से हमारे देश में हत्याएं की जा रही है, पीट कर मारा जा रहा है।
भारत और नेपाल ने विमान सेवा को अस्थायी तौर पर फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सीमा विवाद के कारण दोनों देशों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। रिश्तों को सामान्य बनाने के प्रयास असर अब दिखाई देने लगा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में दोनों देशों ने अपने यहाँ से दिल्ली और काठमांडू एक एक उड़ान भेजने की अनुमति दी है। यह खबर होनी चाहिए कि हम कैसे अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के मूल निवासी धर्मेश वरई के एक छोटे से समूह ने बड़ी पहल कर सैटेलाइट सिटी कही जाने वाली नवी मुंबई के समुद्री इलाके में मैंग्रोव क्षेत्र से 7,000 किलोग्राम कूड़ा निकालकर बड़ी मिसाल कायम की है। इससे न केवल पर्यावरण अनुकूल माहौल बना बल्कि अब यहाँ राजहंस जैसे कई पक्षी खुलकर सांस ले पा रहे हैं और रैन बसेरे करते दिखाई दे रहे हैं। अब तो इस क्षेत्र में फ्लेमिंगो पक्षियों का भी आगमन शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के चलते एक लंबा वक्त गुजर चुका है। अब हर कोई कोरोना के टीके का इंतजार कर रहा है। ऐसे में टीके के आपात स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति को लेकर भी प्रयास चल रहे हैं। अगर टीका आता तो उसे लगाने के लिए सिरिंज की जरूरत भी होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के फरीदाबाद स्थित हिंदुस्तान सिरिंज कंपनी की फैक्ट्री में हर घंटे 1 लाख सिरिंज का निर्माण हो रहा है। वहीं राजस्थान के कोटा जेके लोन अस्पताल में एक बार फिर सुर्खियों में है। बुधवार रात को महज 8 घंटे के अंदर 9 नवजातों ने दम तोड़ दिया। ये सभी नवजात 4 से 5 दिन के थे। परिजनों का आरोप है कि बच्चों के हालात बिगड़ने पर हम मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नाइट ड्यूटी स्टाफ सोता रहा। बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर्स नहीं आए, उल्टा हमें डांट कर ही भगा दिया। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि 3 बच्चे को मृत लाए गए थे। 3 बच्चों को जन्मजात बीमारी थी और 3 बच्चों की मौत फेफड़ों में दूध के जाने के कारण हुई। सीएमओ और हेल्थ मिनिस्टर ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली है। यह बहस का मुद्दा होना चाहिए कि हम किस प्रकार सुविधाओं का विस्तार कर सके। वहीं राजस्थान में गुरुवार को 15 नई मौतों के साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा 2500 पहुंच गया है। अब राजस्थान 2500 या इससे अधिक मौतों वाला 14वां बड़ा राज्य बन गया है। हालांकि यहाँ भी मृत्यु दर 0.87% ही है। बीते 24 घंटों में पिछले दिन से 81 अधिक यानी 1592 नए रोगी आए। जयपुर में सर्वाधिक 365 और जोधपुर में 166 मिले। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा रात्रि गश्त और नाकाबंदी के दौरान बजरी माफिया से मिली भगत कर अवैध वसूली और दलाली का काला कारनामा उजागर हुआ। वसूली का यह खेल राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर के निर्देश में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद सामने आया। राजस्थान के करीब 20 जिलों में यह ऑपरेशन किया गया था, जिसमें जयपुर कमिश्नरेट के 2 थानों के 16 पुलिसकर्मियों को गुरुवार रात ही अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लामा ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया। देश के साथ राजस्थान ने भी वैक्सीनेशन के लिए कोरोना पर जीत की तैयारी कर ली है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में मुख्य वैक्सीन स्टोर होंगे और यहां से अन्य जगहों पर वैक्सीन भेजी जाएगी। 64,000 वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन रखे जाने का निर्णय किया है और इस काम के लिए 19,000 वैक्सीनेटर तय किए गए हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में दी जा रही फेविपिराविर और रेमडेसिविर दवाएं शरीर के दूसरे अंगों पर भी दुष्प्रभाव डाल रही है। एम्स और डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीमों के मिलकर के रिसर्च में सामने आया है। दरअसल ये रिसर्च WHO की ओर से विजिबेस डेटाबेस के आधार पर पूरी दुनिया से रिपोर्ट हुए दवाओं के दुष्प्रभाव के मामलों पर की गई है। राजस्थान के उदयपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत उदयपुर के जिला प्रमुख और समस्त पंचायत समितियों के प्रधानों का चुनाव गुरुवार को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। उदयपुर जिले मुख्यालय पर जिला प्रमुख के निर्वाचन की प्रक्रिया रिटर्न अधिकारी चेतन देवड़ा की उपस्थिति में जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई। इस प्रकार समस्त पंचायत समितियों के प्रधानों के निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संपन्न कराई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।